It's a case of angioedema, severe allergic reaction. तो एंजियोडिमा क्या है? ये इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग केस, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. तो वेरी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन. तो अब जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हर डिजीज का अपना एक पैटर्न है, अपना एक थॉट पैटर्न है. हर डिजीज की अपनी एक सेंसिटिविटी है. तो लेट्स वी मूव. लास्ट टाइम ज्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट इज हीलिंग प्रोसेस, व्हाट इज डिजीज. तो अगेन वंस अगेन आई रिपीट इट, डिजीज इज अ डिफेंसिव. अब डिजीज क्या है? जैसे मैंने पहले बोला, इट इज अ अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ. डिजीज इज नॉट देयर टू हिट यू, डिजीज इज नॉट देयर टू डाई यू. वो आपको हील करने के लिए आई है, लेकिन हमने उसको हैंडल अच्छे से नहीं किया. हमने उसको राइट कंडीशंस नहीं दी बॉडी को, सो दैट कि वो अपने आप को हील कर सके. तो वो एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि हमने उसको रॉन्ग कंडीशंस कॉन्स्टेंटली हम दे रहे हैं उसको एज ए अनकॉन्शियस ह्यूमन बीइंग. डिजीज इज ए डिफेंसिव, एनारोबिक. क्या क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में? डिफेंस है, हम डिफेंड कर रहे हैं वो जो हमारा बाहर से अटैक हो रहा है. हम डिफेंड कर रहे हैं उस रॉन्ग थॉट को जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, हमारी वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब कर रही है. डिफेंसिव एनारोबिक, डेलिब्रेट. डेलिब्रेटली बॉडी ने उस सेल को इन्फ्लेम किया, डेलिब्रेटली बॉडी ने उस सेल को ग्रो किया, डेलिब्रेटली बॉडी ने उस सेल को डिस्ट्रॉय किया टू मेक यू अगेन अ हेल्दी पर्सन. Defensive, anaerobic, deliberate, intelligent, dynamic response of a cell to the medium provided. अब वो जो मीडियम हमने प्रोवाइड किया, हमने एक फियरफुल थॉट लेके आए, हमारी सारी केमिस्ट्री चेंज हुई. वो सारी केमिस्ट्री हमारे ब्लड में उस सेल के लिए एक मीडियम बनी. तो मीडियम प्रोवाइडेड ड्यू टू साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ डायनामिक मॉर्बिफिक एजेंट shown us through signs and symptoms. So this is disease. Don't be fearful from disease. You can handle it very beautifully. बस उसको आपको बॉडी के प्रोसेसेस को समझना है कि how body works, and with our medicine and with other supportive measures we provide that environment to that healing force which is running the whole show. It is altered state of health to maintain the balance of the organism. Disease runs parallel at the level of psyche, brain and organ. Okay. Angioedema is one type of allergic reaction of the body. There are other. Angioedema is also inflammatory process. Allergies are the inflammatory process to any antigen. This is described by the allopathic science. So first of all we understand the perspective of the allopathic science, then we understand the perspective of homeopathic disease process. सो एलर्जीज में कौन कौन सी एलर्जीज आ रही हैं हमारे पास? एलर्जिक राइनाइटिस. अब राइनाइटिस में आ रहा है छींकें, जुकाम. वी आर सेंसिंग समथिंग डेंजरस और डिस्गस्टिंग. तो अब हमारी जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम हो गई. तो साइंस बोलती है डस्ट पार्टिकल गए, तो उसको हमने वो टॉलरेट नहीं कर पाई हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, और दैट म्यूकस मेम्ब्रेन react against that dust particle and there are symptoms. But what we understand that nasal membrane is already sensitized. Why? Because we sensing something danger around us,
or we sensing something very bad around us, something that we don't like, we feel bad, we feel dirty, ugly. Next is allergic conjunctivitis. Feeling separated. क्या करते हैं हम आंखों से? हम देख रहे हैं, we want to see or we don't want to see. ठीक है, we want to see but we are not able to see. We feel bad, we think bad. एक बच्चे को माँ नहीं दिख रही, मदर इज वर्किंग नाउ, वो छोटे से बच्चे को छोड़ के जा रही है, अब उसको तो अपनी माँ को देखना है, तो उसको he feels separated, अब उसको वो दिख नहीं रही है, he want to see. तो हमारा जो कंजक्टाइवा है वो इन्फ्लेम हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया. ट्राई टू सी मोर. फीलिंग सेपरेटेड, नॉट एबल टू सी और नॉट वांट टू सी. एंग्री आईज मीन्स हमें वो देखना पड़ रहा है जिसको हमें देखना नहीं है. मेरे को रोज ये ड्रंकर्ड बाप दिखता है, मेरे को इसको नहीं देखना, मेरे को घिन आती है, मेरे को डिस्गस्ट फीलिंग होती है. तो इट इज नॉट पर्टिकुलर टू द नेजल मेम्ब्रेन. फीलिंग इज नॉट पर्टिकुलर टू एनी ऑर्गन. इट इज अ कॉमन फीलिंग्स, एनी फीलिंग. बट इसमें क्या है, एंगर आ रहा है, एंगर आपको डिस्गस्ट में लेके जा रहा है. हे फीवर, बोथ डिस्गस्ट एंड सेपरेशन. हे फीवर में क्या है, जुकाम, टीयर्स, इरिटेशन, इचिंग, छींकें. सो बोथ हमारा जो हमारे कंजक्टिवा और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन, वो दोनों इन्वॉल्व हो गई. अस्थमा, नाउ द ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्विंग हेयर. टेरिटोरियल फियर और स्केयर फ्राइट. तब थ्रेट है कि कोई मेरी टेरिटरी को कब्जे में ना ले ले, कोई मेरी टेरिटरी को हिट ना कर दे. ठीक, तो डर है. अस्थमा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डर. अब एलोपैथ तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, उसके लिए तो चाहे कंजक्टिवाइटिस है, हे फीवर है, अस्थमा है, उसके लिए तो द सेम allergic reaction है wherever it is, so they have the same medicines, very easy. Hives and urticaria. Hives and urticaria is on your skin, so again separation feeling at the level of touch. अभी यहाँ पे नीड क्या है, अभी टच चाहिए. सेपरेशन तो आंखों से भी हो रही थी, तो लेकिन यहाँ पे हमें साथ में सहलाना भी चाहिए, हमें टच भी चाहिए, हमें हग्स भी चाहिए. मोर लव, वी नीड मोर लव. तो जब ये टच और लव विद टच नहीं मिलता, वी हैव हाइव्स एंड अर्टिकेरिया. फूड एलर्जीज, अनडाइजेस्टेड मॉर्सल. समथिंग इज आउट देयर इन योर एनवायरमेंट दैट इज वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. मेरे से ये जो मेरे को रोज गालियां पड़ती हैं, ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा. ये मेरे को रोज जो डांट पड़ती है, ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही. So always there is a thought and feeling pattern, and the effect is on our organ. So let's understand the angioedema, what happens in the angioedema. And severe allergic reaction, life threatening. So it's a very dangerous condition, angioedema. It's not that normal allergies as we studied. Very easily we can handle that, but angioedema is a autoimmune disorder. तो जहाँ पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती है, laryngeal और bronchial, lips are swollen out, the whole connective tissue of the face is swollen out. It's a very severe condition and very fastly led to death. Swelling of subcutaneous tissue or mucous membrane. Angioedema क्या है? Swelling of subcutaneous tissue and mucous membrane. तो यहाँ पे कौन सा हमारा सिस्टम, अब
बी अटेंटिव। अब यहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके, mechanism all involves histamine or bradykinin, the chemical released from mast cell during immune allergic response। तो अभी हम क्या बोलते हैं, जब भी हाइव्स हैं या कुछ भी है, हम क्या बोलते हैं कि ब्लड में एलर्जिक रिएक्शन है, हिस्टामिन ज्यादा सिक्रीट हो गया। मेन एंटीबॉडीज कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज IgE। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन E is involved। IgE are bound to mast cell which further make antigen antibody complex। Let's understand this। Pathological symptoms क्या हैं? Swellings of lips, face and eyes, internal swelling of pharynx, larynx, bronchioles causing respiratory distress। तो all of sudden एकदम से reaction आया, swelling हो गई, choke हो गया, the respiration block and the patient immediately went to the death। Advanced cases of allergic reaction went into anaphylactic shock, means systemic allergic immune response। तो जब ये allergic immune response जो है वो पूरी बॉडी के आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, पूरी बॉडी में सिस्टेमिक रिएक्शन हो गया, तो दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। दिस एनाफाइलेक्टिक शॉक इज अ allergic reactions, too much allergic reaction that body cannot sustain। अभी इतना रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग हम परसीव करेंगे हमारी बॉडी उतना ही रिएक्ट बैक करेगी। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है? सिस्टेमिक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन विद स्वेलिंग, रनिंग नोज, हाइव्स, इचिंग, फ्लशिंग, ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप कर जाता है, जो हार्ट रेट है वो फास्ट है और स्लो है, lightheadedness, somewhere there is loss of consciousness, somewhere there is only headache, shortness of breath because all over there is swelling, striders हैं, कफ है, आपकी जो ब्रीदिंग है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी म्यूकस इकट्ठी हो जाती है ब्रोंकाइज में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, बॉडी इज ट्राइंग टू कफिंग आउट दैट म्यूकस, क्रैम्पी abdominal pain, diarrhea, vomiting, loss of bladder control। So this is anaphylactic shock। So this is the emergency condition where most of the time the allopath gives the corticosteroids to control that severe allergic reaction, but we prescribe on our different symptoms। If there is fainting, we can think of Retrum and camphor। If there is cramping, we can consider total cramps in the body, we can consider cuprum। So by the acute symptoms we handle these acute emergencies। So during the process क्या होता है इसमें? Vasodilation, जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, और डायलेट करने की वजह से जो परमेबिलिटी है, जो सेलुलर, क्योंकि वेसल जो डायलेट हो गई तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, वाटर हैं, वो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कर गए, देयर इज एडिमा एंड सिवियर स्मूथ मसल स्पाज्म। तो दिस एलर्जिक रिएक्शन जो है वो स्मूथ मसल को स्पाज्म करती है, तो वो स्पाज्म की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो जाता है और increased production of mucus। So as a allopath, there are pathogens, they consider the antigen, the bacteria, the virus, the fungus, anything, the bee sting or the snake bite, any pathogen। The first defensive mechanism is on our skin, mucous membrane, cilia, body temperature, our body got fever, और pH हमारी बढ़ जाती है to support this inflammatory mechanism।
तो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो गए, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल्स, दीज आर डिफरेंट immune system cell. So these are another line of defense. These are lymphatic cells, T helper cells, cytotoxic cells, naive B cells, plasma cells. So this whole amalgam of this inflammatory cells is present in at the site of inflammation. So क्या होता है अब body में immune response में, when a person become oversensitive to any antigen, तो उसमें क्या है, HLA जो पर्सन सेंसिटिव हैं उस उनमें ऑलरेडी एक जीन है HLA जीन जो एक्टिवेट रहता है टू फाइट विद दैट एंटीजन, बिकॉज दे ऑलरेडी predisposed, susceptible, more sensitive to the external environments. So HLA gene activated with MHC2 molecule in the nucleus of the macrophage which are particular to the antigen. तो कोई भी एंटीजन अंदर गया तो वो जो मैक्रोफेज है, कॉमनली क्या है, मैक्रोफेजेस फिगोसाइट एनी फॉरेन पार्टिकल इन द बॉडी, सो कॉल्ड एंटीजन. तो बट दिस मैक्रोफेज, बिकॉज दिस इज ऑल्टर्ड स्टेट, नाउ क्या है, अभी HLA जीन एक्टिवेट हो गया और उसने एक MHC2 मॉलिक्यूल बनाया, तो मैक्रोफेज जो है वो टोटली डिग्रेड नहीं कर पाता उस एंटीजन को, तो वो मैक्रोफेज जो है वो MHC2 मॉलिक्यूल के साथ उस एंटीजन को कंबाइन करता है. The constitution may born with this or it may activated later. So the genetic mutation, the genetic change can be activated later or a patient can born with it. So this is a macrophage and macrophage with MHC class 2. तो अब ये macrophage जो है वो already ऐसा हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सेंसिटिव है और वो तो मैक्रोफेज ने एक नॉर्मल मैक्रोफेज है जो उसका जो HLA जीन एक्टिवेट हो गया और MHC क्लास 2 के साथ उस एंटीजन को बाइंड करा, तो वो जो मैक्रोफेज है अब लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हुआ एंड अटैच्ड विद द टी सेल्स. तो अब ये टी सेल जो हैं इट बिकम एक्टिवेट, जैसे ही ये मैक्रोफेज के साथ कंबाइन हुए इट बिकम एक्टिवेट and multiple T cells are formed in our lymphatic system, and now these T cells activate the B cells, the another cell in the lymphatic system, and but these B cells have antibodies on their surface. So the pathogen attach, the other free pathogens, other free antigens attached to these antibodies, and now these two cells are in the blood. T cells activate हो गया, मैक्रोफेज ने T cell के साथ बाउंड कर लिया और B cell activate हो गया. तो B cell ने जो है वो बहुत सारे there are millions of production of antibodies, and now these antibodies, all this happen in the prodromal period, in the incubation period. Reaction is after the 15-20 days. So in these 15-20 days what happens, so ये जो antibodies हैं B cell से release हुई, there are another cells, mast cells and basophils. तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये रिलीज हुई, तो मास्ट सेल में एक रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने इन एंटीबॉडीज को ले लिया. as soon as the antigen bind with these antibodies, so these are all the special type of cells in the active immunity phase. तो अब ये प्रेपरेशन हो रही है कि उस एंटीजन के साथ कैसे फाइट करना है. अब ये प्रेपरेशन हो रही है कि ये जो थॉट के साथ हमारी केमिस्ट्री चेंज हुई, इसको कैसे हैंडल करना है. तो जैसे ही वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हुआ, तो मास्ट सेल में देयर आर ग्रेन्यूल्स फिल्ड विद हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन. तो हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स जो
उन्होंने हिस्टामिन रिलीज करा और देयर इज सिवियर वेसोजेनिक एंड स्पाज्मोडिक रिएक्शन। तो ये जो बहुत सारी हमारी केमिस्ट्री में जो बहुत सारे substances हैं that are released by the mast cells or the basophils, histamine, proteases that damage the cell, leukotrienes, prostaglandins, all are produced by mast cells. और जितना ज्यादा ये केमिकल्स हमारी ब्लड में होंगे उतना ज्यादा हमारा जो रिएक्शन है वो उतना ज्यादा हमारा सिवियर होगा। So in this angioedema, it is very grave, severe action. तो ये हिस्टामिन जैसे हाइव्स या अर्टिकेरिया में देखोगे तो देर आर हिस्टामिन्स, बट प्रोटीएजेस, ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर in the severe cases. So up to this, what we understand from the introduction of organon, little as we mortals know of the operations that takes place in the interior economy in health. So we mortals, he say we mortals like those bodies that are assigned to degrade, know of the operation that takes place in the interior economy in the health, which must be hidden from us as certainly as they are patent to the eye of the all-seeing creator and preserver of his creature. तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेसेस अंडरलाइन चल रहे हैं ये हिडन हैं, हिडन फ्रॉम अस एज सर्टेनली, ये उतने ही हम लोगों से हिडन है जितने ये उस क्रिएटर को जो इस संसार को चला रहा है, जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसने सब यूनिवर्स को, उसको अंडरस्टैंडिंग है, उस क्रिएटर को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, ये सारा वो देख रहा है सारा. जस्ट एज लिटिल कैन वी परसीव द ऑपरेशन दैट गो ऑन इन द इंटीरियर इन डिस्टर्ब्ड कंडीशन ऑफ लाइफ इन डिजीजेस. तो हम उतना ही उस ऑपरेशन को कम देख रहे हैं, कम परसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इंटीरियर है इन द डिस्टर्ब्ड कंडीशन ऑफ लाइफ इन डिजीजेस, तो वो जो इंटीरियर है, जो डिस्टर्ब्ड कंडीशन ऑफ लाइफ के साथ अफेक्टेड है बीमारी में. द इंटरनल ऑपरेशन इन डिजीजेस आर मैनिफेस्टेड ओनली बाय द विजिबल चेंजेस. अब हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि वो जो इंटरनल ऑपरेशन है डिजीजेस का, वो हमें सिर्फ मैनिफेस्ट कहाँ पे हो रहा है, जो चेंजेस होती हैं, जो हेल्थ में चेंजेस हो रही हैं, जिसको हम डिजीज बोलते हैं. द सफरिंग एंड द सिम्टम्स वेयर बाय अलोन आवर लाइफ बिट्रे द इनवर्ड डिस्टर्बेंसेस. तो वो जो विजिबल चेंजेस हैं, वो जो सफरिंग्स हैं, सिम्टम्स हैं, वेयर बाय अलोन आवर लाइफ बिट्रे द इनवर्ड डिस्टर्बेंसेस, so that in no given case can we ascertain which of the morbid symptoms are caused by primary action of the morbific agent, which by the reaction of the vital force by its own relief. तो हमें सिर्फ साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको असर्टेन नहीं कर पाएंगे कि ये प्राइमरी एक्शन है या वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन है. बोथ आर inextricably mixed up, so we just see the effect. तो ये दोनों मिक्सड अप हैं टुगेदर बिफोर अवर आईज. तो हम सिर्फ साइन एंड सिम्टम, हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं. कॉज इज हिडन इन द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ऑफ द यूनिवर्स and only present to us an outward reflected picture of entire internal melody. For the fruitless effort of unassisted vitality, तो जो unassisted vitality है, हमारी जो vital force है, उसका जो एक effort है जो वो ठीक नहीं कर पा रही, अभी fruitless effort हो गया उसका, to terminate the suffering are themselves suffering of the whole organism. तो वो जो उसकी suffering है, वो जो vital force की suffering है, तो वो ही whole organism की suffering है. But thanks to our modern sciences, the quantum physics, the epigenetics,
that now we can understand the process. Even we cannot see that process, but we can understand that internal disturbance by the effects on our body. So in this angioedema case, which pattern is disturbing? अब in इस angioedema जो person क्या causative factor है, क्या thought pattern है angioedema में? angioedema as we studied, अभी हमें मालूम पड़ गया कि ये connective tissue का disorder है. As we studied, it is a connective tissue disorder or mucous membrane disorder. And connective tissue is related to the self-devaluation conflict, loss of self-worth. So thought pattern क्या है कि मेरी value ही नहीं रही. I am devalued. तो connective tissue के other जो diseases हैं वो carbuncles, scleroderma, keloids. So these are the other diseases of connective tissue disorder or connective tissue degenerative changes. So in the connective tissue during sympathetic activity, अब एक hit आया एक उस sensitive constitution के ऊपर एक psychological एक hit आया in the connective tissue during sympathetic activity of the system. There is necrosis of the tissue or cell loss of the tissue. So first impact is primary action. The first impact is necrosis of the cell of the connective tissue. अब healing phase में क्या हुआ? Healing phase में जैसे ही वो constitution जो है वो conflict resolve हुआ, वो stress उसका निकल गया और उसमें वो tissue वापस से replenish होने लगा, वो tissue वापस से बनने लगा through the cell proliferation with swelling due to edema. अब साथ में यहाँ पे edema आया, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा? edema is due to increased permeability of the blood vessels. So angioedema is localized thick swelling of connective tissue or fat tissue beneath the skin caused by accumulation of fluid. तो angioedema क्या है? उस एरिया का, उस connective tissue का. अब इस पेशेंट में क्या है? बेसिकली एंजियोडीमा में the more of face is involved or your larynx is involved or your respiratory system is involved. तो अब connective tissue of this site is degenerated. ठीक है, swell कर गया वहां पे और वहां पे बहुत सारा फ्लूइड accumulate हो गया. Whether the swelling occur in the face, arms, legs, feet, on hands. तो अब swelling कहाँ पे हो रही है? hand पे हो रही है, तो there is different thought process. face पे हो रही है, there is different thought process. legs पे हो रही है, there is different thought process. So we can relate this. On the right or left side of body, right side पे हो रही है या left side पे हो रही है. This is more important for us कि कौन से पार्ट पे स्वेलिंग हो रही है. हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि सेल्फ डिवैल्यूएशन हो रही है. वी फील लो, वी फील डिवैल्यूड. इफ देयर इज स्वेलिंग ऑन द हैंड, व्हाट वी फील? व्हाई वी फील डिवैल्यूड? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू द वर्क दैट गिव मी वैल्यू. मैं लिख नहीं पा रहा हूं, किसी कारण करके मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. मेरे को उसको लिखना था. आई एम नॉट एबल टू गिव द एग्जाम. तो मेरे हाथ पकड़े जाएंगे. अब लेग्स, किसी को लेग्स पे स्वेलिंग हो रही है, अब उसका थॉट पैटर्न क्या है? आई एम नॉट एबल टू वॉक, माई लेग्स आर सो हैवी, आई फील डिवैल्यूड. अगर मैं यहाँ से जॉब करने के लिए नहीं गया, घर पे किसी की डेथ हो गई, मेरे को जॉब ज्वाइन करना है और आई एम नॉट एबल टू मूव. अब वो उसको वैल्यू क्या दे रहा है? उसको वो जॉब वैल्यू दे रही है. लेकिन बिकॉज ऑफ सम बैड सर्कमस्टांसेस इन द हाउस, तो वो मूव नहीं कर पाया और आई फील डिवैल्यूड एट द पार्ट ऑफ माई लेग. और on both is determined by individual self devaluation conflict. So
angioedema or any angioedema especially is of connective tissue disorder, and the thought pattern is self devaluation conflict. Now, according to other understanding, अभी एलोपैथिक साइंस क्या एक्सप्लेन करती है एडिमा क्यों है? एलोपैथिक साइंस एक्सप्लेन करती है कि परमेबिलिटी बढ़ गई और फ्लूइड सारा जो है वो इंटरस्टिशियम में, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इंटरस्टिशियम में है, पीछे पीछे उसके वाटर मूव कर गया और देयर इज स्वेलिंग, क्योंकि जो ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई. बट एडिमा आल्सो हैविंग a thought pattern. What we understand that water retention program is due to an active abandonment conflict. अभी हमारे पास दो conflict चल रहे हैं. अभी एंजियोडिमा में क्या हो रहा है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है, दूसरा एडिमा आ रहा है. तो दो जगह हमारा स्विच ऑन हो रहा है. एंड जो हमारा एडिमेटस पार्ट है that is related to kidney. Kidney is not want to expel out the water. तो सेल्फ डिवेल्युएशन के कंफ्लिक्ट के साथ हमारा एक कंफ्लिक्ट और ऑन हो गया, दैट इज एग्जिस्टेंस कंफ्लिक्ट, कि अभी क्या होगा. एग्जिस्टेंस कंफ्लिक्ट और अबैंडनमेंट कंफ्लिक्ट में इट्स अ वेरी थ्रेटफुल कंडीशन. द सडन इम्पैक्ट के गए and all of sudden kidney stops to expel the water. During the sympathetic otonia, अब वो जब अटैक आया, वो जो लाइफ का एक्सपीरियंस आया, रीनल ट्यूब्यूल्स प्रोलिफरेट कर गए proportionately to the intensity of the conflict. अब जितना स्ट्रॉन्ग conflict होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी डिजीज होगी. This is to increase the withholding or water or better chance to survive. So जो हमारे टिब्यूल्स हैं उनके सेल जो हैं वो प्रोलिफरेट कर गए और हमारी वाटर आउटपुट जो हमारी थ्रू द किडनीज होनी थी वो कम हो गई और पूरा वाटर जो है रिटेन हो गया बॉडी में. There is decreased urine output and urine become concentrated and dark yellow because water is retained back and urine is more concentrated now. But in the conventional system, it is considered as allergic reaction to some allergens. But according to psychosomatic understanding of disease, the symptom are evoked by conflict relapse. ठीक है, तो अभी एक सेटबैक आया लाइफ का, बॉडी ने रिएक्ट करा, टिश्यू में चेंजेस आई और वो कंफ्लिक्ट चला गया एंड वी आवर बॉडी बैक टू द नॉर्मल. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. बट बिकॉज our human being has a good memory, और वो जो डर, वो जो एक बार हमारे साथ हो गया, we never forget that and we constantly defending our life through that past, through that happening in the past. तो अब उसमें क्या इफेक्ट आया? The symptom are evoked by the conflict relapse. अब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो कहाँ से आ रही है? We already discussed it. Territorial conflict, fear conflict, morsel conflict, swelling of the tongue, separation conflict, hives and fainting by setting on the conflict track. अभी यहाँ पे क्या हुआ? हम टेस्ट में करते हैं तो एंटीबॉडीज तो आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगी. तो we not make that test wrong. तो अब हम बोलते हैं कि एंटीजन तो है तभी एंटीबॉडीज हैं. ठीक है, बट दैट एंटीबॉडीज आर देयर टू सपोर्ट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. तो जब कनेक्टिव टिश्यू डिजेनरेट हुआ, जब वो रिप्लेनिश हुआ, तो देयर आर बैक्टीरियाज, देयर आर फंगस टू असिस्ट दैट हीलिंग. तो ऑल दीज एंटीजन्स कम टू हील अवर कनेक्टिव टिश्यू, टू मेक न्यू सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. और ये जो एडिमा साथ में आया,
this water, urea, creatinine, these are all helping to nourish that cells. So when we are under sudden unexpected strong stress, अब ये एंटीजन क्या है या एंटीबॉडी क्या है? When we are under sudden unexpected strong stress, our mind was in acute awareness, highly alert. Our subconscious picks up all component relevant with the conflict situation. अभी suppose करो a male, a boy meet with his girlfriend at a park. अब वो वहां पे पार्क में मिलता है उसको, तो there are many pollens of the flowers. तो अभी क्या है, all of sudden एक fight हुई and the girl threatened him to leave him. तो एक unexpected strong stress आया that now she will leave me. और वो जो आसपास एनवायरनमेंट में जो पोलन्स थे, या अगर एक उसके साथ कोई डॉग है, या अगर वहां पे कोई भी बी स्टिंग हो गई, विद दिस सीन, विद दिस conflict activation scene, तो that is registered in your mind as a track. As soon as वो सीन खत्म हो गया तो वो डर उसके अंदर एक ट्रैक के रूप में रह गया. तो जैसे ही हम दोबारा से किसी भी पार्क में जाएंगे, वैसे ही सेम पोलन्स के फ्लावर के पास, या वो जो कोई भी डॉग है उसके जो हेयर्स हैं, दैट इज एक्टिंग एज ए एंटीजन, तो ऑल ऑफ सडन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड. अभी क्या है, अभी यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो जो पोलन्स थे या वो जो बी स्टिंग था या जो अलर्जिक टू द डॉग है, दैट ट्रिगर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. तो अभी मेमोरी में, सेलुलर मेमोरी में क्या है कि अब ये पोलन्स हैं तो सेम सीन फिर होगा, सेम सेपरेशन फिर से एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी. तो ऑलरेडी सिस्टम comes into action. So the imprint that remains in the aftermath are tracks where the conflict took place. Some pet was involved, some food was involved, some bee sting, some pollens, anything that is setting as a track. तो अब सीन तो नहीं है, सिचुएशन भी नहीं है, लेकिन एवरी टाइम जब भी हम उस पोलन के या किसी भी उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा, टू रिमाइंड अस कि अभी ये सिचुएशन, हाउ वी कैन हैंडल दिस. Purpose of the track are the warning signal to avoid the same experience again. So antibodies are there, allergic reaction is there to support you, not to make you sick. If we are in the healing phase and suddenly encounter a track, either through direct contact or by association, the conflict is reactivated. Each conflict relapse interrupt and prolong the healing process, leading to chronic condition. और अगर हम अब इस सेंसिटिविटी को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जो पोलन है, वो जो बी स्टिंग है, वो हमारी हीलिंग फेज को बार बार इंटरफेयर करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा, एंड अवर डिजीज बिकम क्रॉनिक. सो क्रॉनिसिटी इज मेकिंग लाइक दिस. जब हम उसको हील नहीं होने देते, जब हम पास्ट को जाने नहीं देते, लेट गो नहीं करते, वो बार बार हमें वो मोमेंट्स हम ट्रिगर करते हैं थ्रू अवर थॉट, तो हमारी जो हीलिंग है वो प्रोलॉन्ग होती है और वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज. So now see it's a case angioedema. So one side is, and other side is her son. He is not more. He is also suffering from the same angioedema, but he died because of this disease. Came to us on April 23. So diagnosis इसमें क्या है? Hereditary angioedema since 2005. लेकिन तब ये बहुत माइनर कंडीशन में था. ऑनसेट लेफ्ट रिस्ट एडिमा. अब उसको कहाँ से शुरू हुआ? लेफ्ट रिस्ट से शुरू हुआ. कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन. लेफ्ट रिस्ट, जैसे हमने ऑलरेडी बोला कि एंजियोडिमा किस पार्ट में है, तो हमें इन सब पॉइंट्स को हमने उठाना है साथ में. अब हम वहां पे एडिमा कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट रिस्ट में. 2005. फेशियल एडिमा विद लैरेंजियल एडिमा परसिस्ट फॉर 3 days सिंस 2015. जो ओरिजिन है वो 2005 से हुआ, लेकिन जो सिवियरिटी है लैरेंजियल एडिमा और फेशियल एडिमा वो 2015
पेनफुल एडिमा, फील सोर एंड ब्रूइस्ड, ये उसकी प्रॉब्लम है। अलॉन्ग विद दिस आर्थराइटिस। लेफ्ट शोल्डर, again left shoulder, first left wrist. Knee joint, heel bilateral. Secondary infertility, secondary amenorrhea since 2021 after the death of only son. तो उसके son की डेथ हो रही है 21 में, लेकिन उसको प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हो रही है? 2005 से, then come to face and larynx in 2015, and arthritis same after the death of her son. पास्ट हिस्ट्री में अब क्या है? लेफ्ट ईयर ओटाइटिस मीडिया 2005 में लेफ्ट ईयर से की इन्फ्लामेशन है। हाई ग्रेड फीवर फॉर 15 to 20 days आफ्टर द डेथ ऑफ सन। थर्मल चिली है, थर्स्टलेस है, स्लीप डिस्टर्ब है, बिकॉज देयर इज अ बिग शॉक इन हर फैमिली टू herself. इन्वेस्टिगेशन, ANA पॉजिटिव, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव, अगेन एंटीबॉडी इज पॉजिटिव, और एंटीबॉडी इज टू हेल्प यू बिकॉज ऑफ द मेमोरी ट्रैक। सीरम C1 एस्टिरेज इनहिबिटर प्रोटीन डेफिशिएंसी। C1 इनहिबिटरी प्रोटीन क्या है? दिस इज आल्सो अ प्रोटीन दैट कंट्रोल योर एक्सेसिव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब ये अभी जेनेटिकली स्विच ऑफ हो गया, ये कम हो गई। C1 इनहिबिटर प्रोटीन क्या है? जो आपका, जब बॉडी आपकी रिएक्ट करती है, लॉट ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स आपके ब्लड में होते हैं, तो C1 जो प्रोटीन है गिव अ फीडबैक रिस्पॉन्स के नाउ इट इज थ्रेटनिंग, स्टॉप दिस। तो देयर इज अनदर C cascade, C proteins are participate in the inflammatory process. तो C1 जो इनहिबिटर प्रोटीन है वो जो C कैस्केड को कंट्रोल में रखती है। तो अभी क्या है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज अनबाउंडेड नाउ, नो ब्रेक इज देयर। IgE 10260, सीरम LH, अब उसका अब सीरम LH हाई है, FSH हाई है और AMH लो है। This all represent your deficiency to be pregnant. So अभी क्या हुआ? Already anti-nuclear antibodies present हैं, severe inflammatory response को रोकने वाला कोई नहीं है, C1 जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी है, IgE प्रेजेंट है, LH हाई है, FSH हाई है, AMH लो है। So more inflammation is there means more conflict, strong conflict is there. Conflict is so strong that it become life threatening. You understand from the tests also, you can understand the case from anywhere. So these investigations ये हमें क्या बता रही हैं कि conflict is that much strong, वो जो डर है, वो जो एडिमा पैदा कर रहा है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने C1 इनहिबिटरी प्रोटीन को भी कम कर दिया कि बंद हो जा, जरूरत है अब ज्यादा रिएक्शन की, नहीं तो काउंटर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट गोज इनटू मेनोपॉजल स्टेट। AMH क्या है? AMH इज अ एंटीमुलरिन हार्मोन दैट रिप्रेजेंट योर follicular reservoir in the ovaries. So at the birth of a female, there is 1 million follicles already in the ovary. One to one they become mature and release the estrogen and progesterone, and it all leads to pregnancy or to the menstruation. लेकिन अभी इस फीमेल में क्या हुआ? AMH लो हो गया, मीन्स के रिजर्वायर लो हो गया, वो जो ऑलरेडी हमारे पास फॉलिकल पड़े थे जिन्होंने मैच्योर होना था, और ड्यू टू लो इन AMH फॉलिकल मैच्योर नहीं हुए, सो देयर इज लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और उसके फीडबैक में हमारे जो FSH हैं और LH हैं ये
कॉन्स्टेंटली हाई चल रहे हैं. दिस इज द ट्रीटमेंट व्हेन शी केम टू मी. Chloroquine, Retos, so these are all anti-inflammatory and this dexamethasone and one anti-allergic. Dexamethasone is a corticosteroid. And mind and life of the patient. नाना नानी, सिस्टर, मदर और एक ब्रदर. अब 3 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है. पेशेंट की नाना नानी की फैमिली है. नाना's family was very rich, but नानी was mentally retarded, so she was not able to take care of the children. So patient's Bua lived with them to take care of all the children. Patient Dada had good reputation, so mother was married there. Nana died early in the 40 year of age. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन बच्चों की मदर के जो पेरेंट्स हैं, पेशेंट के जो मदर हैं उसके जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन नानी मेंटली रिटार्डेड है, तो वो इन बच्चों की केयर नहीं कर पा रही. अब मदर के लाइफ में क्या लैक है, माँ नहीं है. सो बुआ उनके साथ रह रही हैं और जो नाना है उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है. अब जो मदर के केस में अब क्या है, नाना की डेथ जल्दी है, नानी मेंटली रिटार्डेड है. एंड हाउ वाज द लाइफ. बट लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है. दैट इज वन थिंग दैट सपोर्ट द लाइफ, बट पेरेंट्स नहीं है. पेशेंट्स दादा दादी, सिस्टर, देन फादर, ब्रदर. तो दादा हैज अ टी फार्म इन द असम. जो पहले चाचा हैं पेशेंट के, वो असम में उनकी डेथ हो जाती है 2000 में 30 ईयर की एज में. और दादा के जो वो 3 ब्रदर हैं, दे हैड नो चिल्ड्रन, सो ऑल द 3 चाचाज ऑफ द पेशेंट अडॉप्टेड बाय देम. तो ये जो पेशेंट के 3 चाचा हैं, दादा के भाइयों के बच्चे नहीं थे, तो ये तीनों चाचा दादा के भाइयों ने अडॉप्ट कर लिए असम में. एज फादर इन पुअर कंडीशन, सो चाचा आल्सो हेल्प द पेशेंट्स फैमिली. तो दादा दादी की फैमिली इतनी प्रॉस्पर नहीं है, तो चाचा जो हैं वो इनके फादर की हेल्प करते हैं, क्योंकि फादर जो हैं वो स्टे कर गए दादा दादी के पास, लेकिन उनके जो भाई हैं वो अडॉप्ट कर लिए दादा के भाइयों ने. पेशेंट के मदर फादर, सिस्टर, पेशेंट, ब्रदर और ब्रदर. पेशेंट मदर मैरिड इन 30 ईयर ऑफ एज. अब पेशेंट के जो मदर हैं उनके फादर की डेथ अर्ली है 40 ईयर की एज में. पेशेंट के जो मदर हैं उनकी जो आगे मदर है, मींस पेशेंट की नानी है, वो मेंटली रिटार्डेड है. कंसिडर दिस. पेशेंट मदर मैरिड इन 13 ईयर ऑफ एज. जल्दी मैरिज हो जाती है. दिस फैमिली वाज वेरी पुअर. अब मदर की जो पेशेंट की जो मदर की फैमिली है वो तो रिच है, नाना नानी तो बहुत रिच थे, लेकिन शादी हो गई एक बहुत ही पुअर फैमिली में, क्योंकि जो दादा थे उनके एंसेस्टर्स के पास बहुत लैंड थी, तो इनके कारण दादा का नाम बहुत अच्छा था उनके एरिया में. सो मदर तो पेशेंट की मदर नानी जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड हैं, और जो नाना हैं वो ही अकेले संभाल रहे हैं सारी फैमिली को विद द असिस्टेंस ऑफ बुआ. तो अब मदर की शादी एक पुअर फैमिली में हो गई, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. सो आफ्टर दैट वेरी लेस लैंड. अब दादा दादी के पास, पेशेंट के दादा दादी के पास उतना अच्छा नहीं है जितना उनके नाना नानी के पास. ऑलरेडी उनकी मदर नहीं है, और नाउ लाइफ इज अनसपोर्टिव अगेन, कि अब उनके पास प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है. मैरिड लाइफ ऑफ मदर वाज वेरी पुअर, लिव्ड इन कच्चा हाउस. अभी पेशेंट और हस्बैंड, पहले बेटा है, 2 अबॉर्शन है, फिर एक मिसकैरेज है, और फिर डॉटर है. सन की जो डेथ है वो 21 में सेम प्रॉब्लम के साथ हो गई. 2 अबॉर्शन है 2001 और 2002 में, और मिसकैरेज है 2003 में. डॉटर इन 2005 स्टडीड इन +2. तो डॉटर जो है वो 2005 में बॉर्न है. हस्बैंड ने थोड़ा टाइम 2005 से 2007 से
तक उन्होंने सऊदी में लगाया, अभी वो किराना स्टोर चला रहे हैं। अभी पेशेंट को प्रॉब्लम कब से है? 2005 से। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो अभी सिस्टर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। फादर इन लॉ डाइड इन 2019, हलवाई वर्क करते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, जो पेशेंट है उसकी जो पॉवर्टी कंडीशन है वो इतनी खराब नहीं है, वो ठीक है। पेशेंट सन वॉज सिक फ्रॉम 2009, तो पेशेंट सन का बर्थ जो है 2000 में हो रहा है, तो अब वो बीमार कब से चल रहा है? 2009 से। ही वॉज पोजेस्ड, अब वो 9 साल का था, तो उसको क्या है, एक मेंटल प्रॉब्लम आ गई। ही वॉज पोजेस्ड, सीइंग घोस्ट, समटाइम फॉरगेट हिज अबाउट फैमिली मेंबर्स, देन ही गॉट एंजियोडिमा, फिर उसके बाद उसको एंजियोडिमा हो गया और 2021 में उसकी डेथ हो गई। आफ्टर दैट पेशेंट हस्बैंड आस्क फॉर अनदर प्रेगनेंसी बट नो कंसेप्शन, IVF failed and the patient got angioedema. अब बच्चे की डेथ के बाद उसको एंजियोडिमा हो गया। पेशेंट वाज वेरी अटैच्ड टू हिज सन। इट्स ऑब्वियस, मदर्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू द चिल्ड्रन एंड इट इज अ बिग, वेरी बिग थ्रेट टू द मदर, द डेथ ऑफ द सन। सो पैथोलॉजी से अब हम क्या समझेंगे? आई टुक द रूब्रिक डिल्यूजन, डेड मदर एंड डूम। पैथोलॉजी हमें क्या बता रही है? देयर इज एडिमा एंड देयर इज डिवैल्यूएशन। तो पैथोलॉजी से हमने क्या समझा? कंफ्लिक्ट इज वेरी एक्टिव, इट इज सो थ्रेटनिंग के अभी गया। अब बेटे की डेथ के बाद मदर एक बहुत थ्रेटफुल कंडीशन में चली गई कि बेटे की डेथ हुई, कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। अब ये इतना फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो मदर ऑलरेडी शी वॉज बॉर्न विद दिस, वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि पीछे नानी नहीं है, मदर की टेक केयर नहीं हुई, और वो शादी हुई उनकी एक बहुत ही गरीब फैमिली, बहुत ज्यादा गरीब फैमिली। यहाँ से अब हमने इस चीज को रिलेट करना है कि पेशेंट जो है उसमें एक तो थ्रेटफुल कंडीशन आई, और दूसरा एज ए मदर शी बिकम डेड। उसका जो सिस्टम है एकदम से स्टॉप हो गया टू बिकम अ मदर। सो आई टुक दिस होल प्रोसेस एज ए डेड मदर, के पहले भी मदर नहीं थी, तो मदर ना होने के कारण सिस्टम गया एक बहुत ही ड्रेडफुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। तो अब बच्चे की डेथ हुई, तो अब सेम, क्योंकि जो मदर है वो क्यों है? क्योंकि उसके बच्चे हैं। मदर इज वैल्यूड विद द चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं तो माँ है, नहीं तो माँ का वजूद नहीं। पेशेंट क्या है? पेशेंट की जो मदरहुड है वो खत्म हो गई और सिस्टम एक वेरी वेरी ड्रेडफुल कंडीशन में चला गया। तो देयर इज डूम एंड डेड मदर। तो पीछे से मदर नहीं आ रही है, और वो मदर नहीं है, उसने सिस्टम को बहुत ही एक एग्जिस्टेंस कन्फ्लिक्ट में, एक बहुत ही थ्रेटफुल कंडीशन में पहुंचा दिया। सब खत्म, सब गया। सो there is one remedy left, dead mother and doom. Two remedy left, lachesis and netromute. Now see the patient. Now you can easily differentiate the lachesis patient and netromute patient. जब आपने इलाज शुरू किया तब आपको कितनी दिक्कत थी और क्या हुआ? जब से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, फ्रॉम द अप्रैल 23 टिल नाउ, शी हैज नो अटैक, that much severe attack, only minor swelling is there, and her LH is improved, and her AMH is also improved, and she is still continue with us because of because they want the pregnancy, and now their her female hormones are improving, so we are expecting a good news in future. But the angioedema is all over now. From last 1 year she has no such emergency attack. जब आपने इलाज शुरू किया तब आपको कितनी दिक्कत थी और क्या हुआ? आराम से पहले सूचना कितनी सूचना ठीक है, आप बताइए। पहले
ठीक है, ये अभी की बात है। हाँ, पहले तो चेहरे पे बहुत ज्यादा। अब चेहरे पे नहीं है। ठीक है, अब उससे जैसे आप बताते थे सांस में दिक्कत आती है। हाँ, सूजन आने के बाद में क्या होता था? सांस नहीं आती। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक। और अभी कब से आप हॉस्पिटल में? हाँ, पेट तो होता था सूजन की दिक्कत। ठीक है, ठीक। So after that, they never gone to hospital for this emergency condition, and she is now perfectly all right. And now you understand, you see the patient very mild, humble, introverted, very less talkative. So you can easily identify the patient, what is the remedy. So Natramur, पुराना हम Natramur क्या पढ़ते हैं? Natramur is silent grief to hatred to wretched. तो अंदर ही अंदर ग्रीफ है और वो ग्रीफ उसको लेके जाता है हेट्रेडनेस में, कि इसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, और उसके बाद कंडीशन हो जाती है रेचड की। लेकिन इस पेशेंट में हम अभी सिर्फ साइलेंट ग्रीफ तक थे। डिजेनरेशन इज नॉट दैट अप टू द रेचड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये सिर्फ डर तक था, डूम तक था। सो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ जो हम पुराना नेट्रोम्यूर पढ़ते हैं, ग्रीव्ड है, कंसोलेशन अच्छी नहीं लगती है, सॉल्ट की डिजायर है, सन एग्रावेशन है, सी शोर एग्रावेशन है, मेन रेमेडी फॉर हेडेक्स, मैप्ड टंग, क्रैक इन द मिडल ऑफ द लिप एंड ग्रीसी स्किन. So you didn't find any greasy skin and there is no sun aggravation, patient is thirstless. So all these symptoms are altered now. We not get pure symptoms of the medicine due to many factors. So Natramure's core interior, अभी हम इतनी लंबी हमने बात करी. What is the interior of the natrum? Why Natramure go to the grief?